वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए डील करते हैं आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को। ये अब तक का हो सकता है मेरे लाइफ का सबसे बड़ा क्लास हो, क्योंकि आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के सारे ऑर्गेनेल्स को देखेंगे कि हमारे सेल में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो पर्टिकुलर कैसे हैं, कौन कौन हैं और क्या क्या उनका फंक्शंस हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, सबको डील करेंगे। हम लेके आए हैं आपके लिए आज 68 पीपीटी, 68 पन्नों की ये पीपीटी है। हो सकता है ये मैराथन क्लास हो, काफ़ी लंबा समय तक चले, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक ऑर्गेनेल्स को डील करेंगे बारी बारी से। खूबसूरती से फिगर भी लगा रखा है ताकि आपको हम अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट्स सही तरीके से डिस्क्राइब कर पाएँ और आप अच्छे तरीके से नोट्स को बना पाएँ। वैसे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। आप वहाँ से अपने कोर्सेज के अंदर आप अपने जो पीडीएफ्स हैं उसको पा सकते हैं। जो बच्चे इनरोल कर चुके हैं उनको तो पीडीएफ मिल ही रहा है, वो पहले पीडीएफ मिल जाता है, बाद में उनको क्लास मिलता है कि आप पहले पीडीएफ पढ़ लो, ताकि क्लास लेते समय आप पीडीएफ में कोई डाउट्स हो तो उसको पॉइंट कर लेना। बाकी आप लाइव क्लास के सेशंस में उसको सही तरीके से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के सारे सिस्टम को देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। बात करते हैं, यदि आप अभी तक हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल नहीं किए हैं, हमारे एप्लीकेशंस के और जो क्राइटेरिया हैं और कोर्सेज हैं उसको भी लेना चाहते हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में, तो उनको हमारे कोचिंग्स का जो ऐप है उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसको शेयर करिए, ताकि वो स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडी लगातार कंप्लीट कर पाएँ, ठीक। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट्स। इसके पहले हम लोग स्पेशली साइटोप्लाज्म देख लिए थे, हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को डील कर लिए थे, हम लोग बायोमेम्ब्रेन की बात कर लिए थे। अब हमारा ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बोलता है कि हम इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे। बोलता क्या है कि 8 पॉइंट क्या बोलता है स्टूडेंट कि हमारे पूरे अर्थ पे, क्या हमारे पूरे अर्थ पे लगभग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर देखने को मिलता है। किसका? स्पेशली अलग अलग लोगों का। यहाँ पे क्या कहता है कि मोर देन 8.7 मिलियन स्पीसीज लिविंग है। कितने हैं? लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज हमारे लिविंग स्टेज में मिलते हैं हमारे प्लेनेट पे। मतलब पृथ्वी पे लगभग बोल रहा है, लगभग अभी नियर अबाउट की बात कर रहा है, क्योंकि अभी कितने स्पीसीज हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 8.7 मिलियन स्पीसीज लिविंग पाए जाते हैं हमारे सारे के सारे प्लेनेट के अंतर्गत। और यहाँ पे जो हमारा प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा है, इस पे बोल रहा है कि एवरी सिंगल स्पीसीज जो होता है, क्या एवरी जो सिंगल स्पीसीज होता है वो बना होता है किससे? सेल से बना होता है। और सेल में पाए जाने वाले जितने भी सिंगल सेल्स एंड मल्टीपल सेल, क्योंकि यहाँ पे सेल का मतलब ये है कि सेल 2 टाइप्स के होते थे, हमने पहले ही बताया था। कौन कौन? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं और मल्टी सेलुलर को तो आप जानते हैं उसको मल्टी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, हमने फर्स्ट वीडियो में जब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को देख रहा था तो हमने क्या देखा था कि एक तरफ यूकैरियोटिक होगा, दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक्स होगा, और वहां पे हमको क्या मिला था, वो सेल की क्राइटेरिया थी। लेकिन सेल के लेवल पे जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म यानी स्पीसीज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 टाइप्स मिलता है। पहला मिलेगा क्या, सिंगल सेल वाला, और दूसरा मिलेगा मल्टीपल सेल वाला। अब बोलता क्या है स्टूडेंट, जो शेप यानी शेप की बात कर रहे हैं, बॉडी शेप की बात कर रहे हैं, बोल रहा है क्या कि सेल जो होता है वो प्रोवाइड करता है, क्या करता है, शेप को प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है, एंड ढेर सारे जो क्यूरीज हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हमारे सिस्टम के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उसको सही तरीके से कंप्लीट करता है। कौन? हमारा सेल, ठीक। अब उसके बाद कहता है कि जो हमारे सेल होते हैं, जो सेल के कंटेंट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ आते हैं, ठीक। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे के पूरे जितने भी डिफरेंट सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं हम उन्हें एक नाम देते हैं। कौन सा? ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। जैसे एक ह्यूमन के बॉडी में छोटा सा अलग अलग ढेर सारे तरफ के ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको हम ऑर्गन मतलब छोटा सा एक पॉइंट होता है, एक सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। वैसे सेल के अंदर पाया जाने वाला छोटा छोटा सिस्टम है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं,
ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट, जो यहाँ पे हम बात करें इन्वॉल्व होता है वेरियस सेलुलर फंक्शंस में, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे किसमें, वेरियस सेलुलर फंक्शंस, यानी कोशिकी, विभिन्न प्रकार के जो कोशिकीय स्तर पे सेलुलर रीजन पे यानी सेलुलर लेयर्स पे जो भी हमारा जोन पे जो भी काम हो रहा है उसको कौन सुचारू रूप से चलाएगा, वो कंप्लीटली करेंगे ऑर्गेनेल्स। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देखते क्या है, आपको पता है कि जो हम डिफिनीशंस पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जो सेल होता है वो किसी भी सेल, किसी भी बात करें जो सेल है वो क्या है, किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी स्पीसीज के लिए उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यदि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, क्या है, जिंदा है, लिविंग स्टेज में है, तो उसके सारे जो फंक्शंस होंगे वो कौन करेगा, हमारा सेल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ये बातें काफी हो चुकी है पिछले क्लासेस में, लेकिन हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। ठीक, यहां से क्या कहता है, अकॉर्डिंग यदि सेल थ्योरी की बात करें, क्या करें, सेल थ्योरी की बात करें, जो सेल थ्योरी में क्या बोलता है, सेल थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स है वो क्या कहती है जो सेल है वो ए सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब हमारी जीवन यदि बन रहा है, हमारी लाइफ बन रही है, जैसे मकान बनता है तो छोटे छोटे ईंट लगते हैं, वैसे ही हमारी सेल बनेगी, सॉरी हमारी बॉडी बनेगी, उसमें छोटे छोटे क्या लगते हैं, सेल कंपोज होते हैं। ठीक, आगे क्या कहता है, एनीथिंग, मतलब बॉडी के सारे जो क्राइटेरिया हैं सबको कंप्लीट करेगा, और ये स्पेशली सेल्फ सफिशिएंट की बात करता है, मतलब स्वयं को कहीं ना कहीं संतुष्ट करता हुआ नजर आएगा, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फंडामेंटल फंक्शंस होंगे, क्या आधारी कार्य होंगे, सब का सब करेगा कौन, हमारा सेल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग ऑर्गेनेल्स पे चलते हैं। यहां से कहता है डिफरेंट टाइप एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन मिलेगा हमको यहाँ पे कितना देखें, 13 ऑर्गेनेल्स देखने हैं, कितने, 13 ऑर्गेनेल्स देखने हैं, सबकी ब्रीफ समरी देखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ब्रीफ समरी इसलिए ताकि आप लास्ट में पॉइंट्स को कंक्लूजन कर सकें कि हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या हमको बोलने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट्स है मैंने अलग से भी अपलोड कर दिया है पहले, फर्स्ट वीडियो जो तो हमारा फर्स्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, आप वीडियो देख चुके होंगे। ठीक, उसके बाद हमने दूसरे क्लास में क्या देखा था, हमने दूसरे क्लास में सेकेंड वाले क्लास में हमने देख लिया था स्पेशली साइटोप्लाज्म को देख लिया था, क्या साइटोप्लाज्म भी डील हो गया था। उसके बाद हमने क्या डील किया था, हमने थर्ड नंबर पे न्यूक्लियस को भी देख लिया था। ठीक, क्या न्यूक्लियस को भी डील कर लिया गया था। आज भी हम देखेंगे बट उतना ज्यादा नहीं देखेंगे जितना हमने पहले क्लासेस में देखे थे। आज हम लोग भी बेसिक कवर करेंगे इन तीनों पॉइंट्स का। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड को नहीं पढ़ना है, देखो ध्यान देना, ये ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन हमारे जूलॉजी के सेशंस में, क्या जूलॉजी के सेशंस में प्लास्टेड नहीं है। इसका क्लास यदि चाहिए तो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा प्लास्टेड के नाम से, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, उसके आगे हम बढ़ेंगे तो राइबोसोम को डील करना है, गोल्जी अपर्चर को डील करना है, माइक्रोबॉडी देखनी होगी। उसके बाद हमारा क्या है, साइटोस्केलेटन जो हमारे बॉडी में होते हैं सेल्स में, उनको देखना होगा। उसके बाद हम सिलिया और फैजिला को देखेंगे, सेंट्रोसोम को देखेंगे, सेंट्रियोल्स को भी देख लेंगे उसी के साथ, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा, यानी रिक्तिका को भी हम लोग डील करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग ब्रीफ समरी देखेंगे किसका, सेल ऑर्गेनेल्स का। ये क्लास आज हो जाएगा लास्ट, और ये जो 14 वाला है ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अलग से ब्रीफ समरी हम आपको बता देंगे। ठीक, अब देखो ये हमारा एक एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स के अंदर कुछ पॉइंट्स नोटेड है, इसी फिगर को लेकर हम आगे चलेंगे, यानी कुछ मेन इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे हमारे क्या लगे हैं, ऑर्गेनेल्स हैं जो कहीं ना कहीं सेल को कंपोज कर रहे हैं। ठीक, अब आगे नहीं बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। आखिरकार क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स, क्या होते हैं जानते हो आप, तो बोलता है कि सेलुलर कंपोजिशन की बात करें, सेलुलर कंपार्टमेंट की बात करें, कि सेलुलर कंपार्टमेंट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो हमारे पास कंपार्टमेंट जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स
हमारा कहलाता है। बोलता है क्या है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें इंक्लूड होता है बोथ मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेनिक बॉन्ड। मतलब हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और बाहर की तरफ मेम्ब्रेन नहीं भी पाया जाता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे होता है क्या, यहाँ बोल क्या रहा है कि जो स्पेशली स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बेसिस पे हमारे सेल के अंदर कहीं ना कहीं बंधे होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद कहता है यहां से कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या करते हैं, स्पेशली फंक्शंस को एफिशिएंटली, ठीक, क्या करते हैं, फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। कैसे, नॉर्मल फंक्शनिंग कंडीशंस इनके बॉडी में देखने के लिए मिल जाता है कि ये स्पेशल फंक्शंस करते हैं, तब जाके जो हमारा सेल होता है वो नॉर्मल कंडीशंस में फंक्शन कर रहा होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहां बोलता क्या है कि जो फंक्शंस होते हैं वो प्रोवाइडिंग होते हैं, या स्पेशली किस बेसिस पे, शेप एंड सपोर्ट के बेसिस पे। पहला उनको शेप एंड सपोर्ट दोनों काम करेंगे एंड वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ए सेल। मतलब इतना ही नहीं, वो फंक्शन ही नहीं करेंगे, वो शेप एंड सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और काम करते हैं। कौन कौन, वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं सेल के, एंड सेल के रिप्रोडक्शन में भी। सेल जब एक से दूसरा बन रहा होता है, ठीक, जब सेल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, तब भी हमारा जो ऑर्गेनेल्स होता है वो तब भी काम कर रहा होता है। ठीक, उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहां से क्या कहते हैं, वेरियस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, वेरियस ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं किसके, सेल के अंदर। तो चलो हम लोग क्लासीफाई हमने किया, अभी कुछ देर पहले हमने क्लासीफाई किया, और यहां पे क्या बोलता है, इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड, कितना, 3 कैटेगरी बेस पे हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। किसके बेसिस पे, वो भी मेम्ब्रेन के बेसिस पे। यदि हम लोग नॉर्मली कैटेगराइज करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स होते हैं हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मेम्ब्रेन क्राइटेरिया पे। यदि बेसिस की बात करें तो मेम्ब्रेन जो क्राइटेरिया होता है, एक होता है नॉन बॉन्डिंग, दूसरा नॉन बॉन्डिंग मेम्ब्रेन, यानी उसके ऊपर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगा। दूसरा पाया जाएगा तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होगा, और मेम्ब्रेन दूसरा, तीसरा होगा, तीसरे में हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा उस पर डबल बॉन्डेड होगा। ठीक, मतलब स्पेशल डबल लेयर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि 3 लेयर होंगे। कौन कौन, हमने बता दिया आपको, एक नॉन लेयर ऑर्गेनेल्स, दूसरा सिंगल लेयर, तीसरा डबल लेयर। ठीक, अब उसके बाद कहता है कि हमारे स्पेशल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं हम उन्हें जानते हैं किस बेसिस पे, लिटिल ऑर्गन के बेसिस पे। ये भी नाम पूछ सकता है, जो कंपोज करता है वेरियस ऑर्गन को, यानी वेरियस जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जैसा कंपोज हो रहा होता है किसमें, सेल में, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लिटिल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए स्पेशली क्या करता है, परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, यानी जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्पेशल फंक्शन कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं, जनरल की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होते हैं, जनरल हमारे जो सेल होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनिक होते हैं, यानी मेम्ब्रेन उनके ऊपर पाया जाता है। इनका जो कंपार्टमेंट होता है या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, वो देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कोई भी हमारा यदि ऑर्गेनेल्स पाया जा रहा है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, कंपार्टमेंट जो होता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के बीच में हमारा एक मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल जाता है, जो डेफिनेटली तो मिल जाता है लेकिन कभी कभी देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहां से आप क्या ध्यान देंगे कि हमारे पास जो हमारे स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इनके अंदर हमको क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मेम्ब्रेन बाउंड्स नहीं मिलता, उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में वो जो फंक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर उसी ऑर्गेनेल्स तक सीमित नहीं होते, उनमें काफी वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। किसमें, जिसके ऑर्गेनेल्स में सेल मेम्ब्रेन, जिसके ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आता है, यहां से क्या बोलता है, हमारे पास बेसिस चीजें हैं। ठीक, पहले देखो नंबर फर्स्ट बोल रहा है, हमने अभी बात किया नंबर फर्स्ट में कौन कौन होंगे। यहां बोल रहा है कि ऑर्गेनेल्स विथआउट मेम्ब्रेन। विथआउट मेम्ब्रेन का मतलब ऐसा ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। कौन कौन होता है स्टूडेंट, इनको डील कर लो। पहला हमारा सेल वॉल, सेल वॉल में मेम्ब्रेन नहीं होगा। दूसरा हमारा राइबोसोम में नहीं होगा।
तीसरा हमारे जो एंडोस्केलेटन होते हैं उसमें मेम्ब्रेन नहीं मिलता है। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। मल्टीपल चॉइस के लिए यानी एमसीक्यू जब आप कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? एमसीक्यू कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेस है, ये ध्यान दीजिएगा। आप गलती कर सकते हैं, कभी भी कंफ्यूजन में पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ये स्पेशली जितने भी हमारे ये कहां पाए जाते हैं? बोथ, यानी ये जो तीनों के तीनों दिखाई दिए थे, कौन कौन? सेल वॉल, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जा रहे हैं। ठीक, इनमें से कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है वो नॉन बाउंड कंडीशंस में ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। कौन कौन? हमारे पास पहला बोल रहा है वैक्यूल, दूसरा हमारा है लाइसोसोम, तीसरा हमारे पास है गोल्जी अपर्चर या गोल्जी बॉडी। ठीक, और चौथा हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी 4 ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो कैसे होते हैं? वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी इनमें स्पेशली कैसा होता है? एक सिंगल लेयर देखने के लिए मिलेगा। ये कहां पाए जाएंगे? ये पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कहां मिलते हैं? यूकैरियोटिक के अंतर्गत मिलते हैं। ठीक, अब उसके बाद तीसरा हमारे सबसे लास्ट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पे जो ऑर्गेनेल्स होगा उसमें क्या होगा? डबल लेयर देखने के लिए मिलेगा मेम्ब्रेनिक का। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें हमारा पहला मिलेगा क्या? न्यूक्लियस मिल जाएगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड मिल जाएगा। ठीक, ये कैसे होते हैं? ये डबल मेम्ब्रेनिक लेयर दिखाते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? ओनली इन ए यूकैरियोटिक सेल, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ये देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बेसिस रहा, आप इन तीनों को ध्यान दीजिएगा कि किसके बेसिस पे किसको बताया जा रहा है। क्या किसके बेसिस पे किसको बताया जा रहा है, क्या क्या पर्टिकुलर सबके पॉइंट्स हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? एक फिगर आता है। इस फिगर के बेसिस पे हम क्या डील करेंगे कि हमारा एक नॉर्मल एनिमल सेल्स हैं। क्या है? नॉर्मल एनिमल सेल हैं। नॉर्मल एनिमल सेल्स में सारे के सारे पॉइंट्स हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो इसको पॉइंट आउट करेंगे और पॉइंट आउट करने के बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमको आगे डिटेल करके पढ़ने हैं। ठीक, क्या करने हैं? डिटेल करके पढ़ने हैं। तो स्क्रीनशॉट यदि आप ले रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको बाद में काम दे सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्लास मैंने बना चुका है, मैंने पहले बताया था, लेकिन हम लोग ब्रीफ देख रहे हैं तो ब्रीफ तो यहां भी डील किया जाएगा। ठीक, आगे बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो स्पेशली जो टर्म है वो सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इनको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हो। क्या? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हो। ठीक, या बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, या प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हो। ये स्पेशली सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब हिंदी में कहते हैं इसको अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसा होगा। सेलेक्टिव होगा, जिसको चाहेगा वही मटेरियल अंदर आएगा, जिसको चाहेंगे वो मटेरियल अंदर नहीं आएंगे। ठीक, आगे बोल रहा है क्या कि विच इज कंपोज्ड, यानी बना होता है किससे? लिपिड के बाइलेयर और प्रोटीन के सिंगल लेयर, कुल मिला के 75 एंगस्ट्रॉम का बना होगा। इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे, सबसे लेटेस्ट जो मटेरियल है वो सिंगर एंड निकोलसन मॉडल है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है कहां पे? बोथ, दोनों में। एनिमल में पाया जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या होगा? एनिमल और प्लांट दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो इनका फंक्शंस होता है वो कैसा होता है? परमिएबल होता है। कैसा होता है? परमिएबल मेम्ब्रेन के बेसिस पे होते हैं और ये सेलेक्टिव मटेरियल को सेल के अंदर आउट, मतलब बोल क्या रहा है? देखो, सेलेक्टिव मटेरियल्स इन
एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी जैसी जरूरत होगी वैसा, मतलब ऐसा सेल हो गया, यदि यहां पे यदि पाया जा रहा है मेम्ब्रेन, तो यहां से कोई भी मटेरियल, क्या कोई भी हमारा सेलेक्टिव मटेरियल अंदर की ओर जा रहा है, तो उसको यहां पे दरवाजा लगा होगा किसका, सेल मेम्ब्रेन का, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सेलेक्ट करेगा, यदि सेलेक्ट हो गया तो अंदर जाएंगे, पास रहेगा तो अंदर जाएंगे, नहीं पास होगा तो अंदर नहीं जाएंगे। वही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यदि सेल को जरूरत है तो वो मटेरियल लेगा, सेल को जरूरत नहीं है तो वो मटेरियल नहीं लेगा। ओके, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, बोलता क्या है यहाँ पे इन एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स होता है उसमें क्या, सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग शेप, ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फंक्शंस करता है कैसा, प्रोवाइड करने के लिए क्या, शेप को यानी साइज को कराएगा, एंड यहाँ पे प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा भी करेगा किसकी, यहाँ पे जो अंदर सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं उनकी सुरक्षा भी करता है, और सेल को अच्छा वाला एक शेप भी देगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, बोलता है क्या है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। यदि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की बात करें, यहां से हमारे पास क्या मिलता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या सबसे लास्ट बोल रहा है, क्या बेस्ट लेटेस्ट है, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमने बताया सिंगर एंड निकोलसन के बेसिस पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और, ठीक, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, क्या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ ए लिपिड बाइलेयर, कैसा, लिपिड का बाइलेयर, इन विच द प्रोटीन, यानी इनके बीच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं बीच में बंधे हुए, ठीक। इनके बाद में उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी एसिड होते हैं, एंड हमारे पास ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मिल जाएंगे, ठीक, ग्लाइकोलिपिड मिल जाते हैं, वो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन सबसे जो मिलता है वो हमारे पास 59% से लेकर 75% जो होता है वो हमारे पास क्या मिलता है, प्रोटीन लेयर मिल जाते हैं, और बाकी हमको क्या मिल जाएंगे, लिपिड कंडीशंस में मिल जाते हैं, ठीक। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे क्या हमारे पास है, आगे बोल रहा है कि यहाँ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे कहां पाया जाएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंतर्गत मिल जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे, जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं, ठीक, और ये स्पेशली फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। स्पेशली इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल 75%, 70-75%, कभी कभी किसी एनिमल्स में तो 95% तक मिल जाता है, ठीक। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनके बॉडी में होगा, किसके, साइटोप्लाज्म के। आगे बोल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द, ठीक, यहाँ पे एस्टेंटाइन कंपार्टमेंट की बात कर रहा है ऑफ द सेल, वेयर और द सेल ऑर्गेनेल्स और एब्डोमेन। यहां की बात करें तो साइटोप्लाज्म स्पेशली एक ऐसा कंपार्टमेंट है, स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के सब स्ट्रक्चर्स में देखने के लिए, सबके बॉडी में देखने के लिए कहीं ना कहीं कम कहीं ज्यादा मिल ही जाता है, ठीक। आगे बोलता है जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कंटेनिंग करते हैं, क्या क्या कंटेनिंग करेंगे, कंटेन एंजाइम, ठीक, किसके बेसिस पे, रिस्पॉन्सिबल एंजाइम कंट्रोलिंग करने के लिए, किसको कंट्रोलिंग करेंगे, स्पेशली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को टैकिंग करते हैं, प्लेस के बेसिस पे, कहां पे, सेल के बॉडी के अंदर, कहां पे एक साइट होगा, एक स्पेशली उनका एक जगह होता है जहां पे वो लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, किसके साथ, सेल के अदर जो मटेरियल हैं उनके साथ। कहने का मतलब है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, और जो ये एंजाइम्स होते हैं वो उनके बॉडी के अंदर स्पेशली किसी स्थान पे केमिकल रिएक्शंस को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करने के लिए काफी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ठीक। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, थोड़ी सी हम यदि लाइट कम करते हैं तो शायद आपको और अच्छे से विजुअल हो पाएगा, ठीक ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, हम सेल मेम्ब्रेन को डील करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा होगा ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमारा एक स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट, आप जानते हो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन मिल जाएगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन मिल जाएगा। ग्लैबुलर प्रोटीन, ठीक, ग्लैबुलर का मतलब होता है बड़ा सा प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। और प्रोटीन चैनल, एक चैनल स्ट्रक्चर्स होगा जहां से मटेरियल अंदर से बाहर करने का काम करेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। क्या? ड्रॉपलेट्स हमारे मिल जाते हैं किसके? कोलेस्ट्रॉल के, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, यानी ग्लूकोज प्लस लिपिड यानी ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद नीचे हमारे सतह की ओर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे स्पेशली स्ट्रक्चर्स होगा जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद हमारा इंटीग्रल प्रोटीन देखने को मिलेगा, लंबा सा बड़ा सा। उसके बाद कुछ फिलामेंट्स होते हैं किसके? साइटोस्केलेटन के, जिसको ये बांधे रखता है। उसके बाद हमको क्या मिला है? एक अल्फा सीरीज मिलता है। क्या? एक अल्फा सीरीज मिलता है किसका? प्रोटीन का, ठीक। और हमारे बॉडी पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में क्या दिखते हैं? ढेर सारे स्ट्रक्चर्स में मिल जाएंगे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पोरीफेरल प्रोटीन, यानी परिधीय प्रोटीन के नाम से मिलेंगे। तो ये बेसिस है। अब यदि हम फास्फोलिपिड की बात करें तो ये आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर्स, ये फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे जूम आउट किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फास्फोलिपिड का बाई लेयर है, एक हमारा ये लोअर लेयर है और ये हमारा हाइयर लेयर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक लेयर और ये हमारा है हाइड्रोफोबिक लेयर। जिससे यहाँ पे दिख रहा है ये जो हेड वाला कंडीशन है, यहाँ पे दिख रहा है हेड जो है वो हाइड्रो क्या है? फिलिक लेयर है। और जो इसका टेल पोजीशन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक लेयर होता है और ये फिलिक होता है। ये देखो मतलब है कि ये जल से प्यार करेगा, ठीक, और ये जल से क्या करेगा? ये जल से नफरत करेगा। इसके साथ जल रह सकता है, इसके साथ नहीं रह सकता है। यानी जिसके साथ पाया जाएगा उसको हम लोग फिलिक कहेंगे, जिसके साथ नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग नाम दे देंगे स्पेशली क्या? फोबिक का। ओके, कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियस के बारे में। अब हम डील करेंगे न्यूक्लियस क्या है पर्टिकुलर, ठीक। तो अब देखो न्यूक्लियस की जब बारे में बात करते हैं, बोलता है क्या, जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास ऑर्गेनेल्स के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी? रेगुलेटिंग करने के लिए। यानी जो सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, ऑलमोस्ट हम सेल की सारी एक्टिविटी की बात करें, सेल के अंदर होने वाले जितने भी एक्टिविटी हैं उनको हमारा रिस्पॉन्स करता है एक छोटा सा ऑर्गेनेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। बोलता क्या है कि सेलुलर एक्टिविटी को, क्या, सेल के अंदर होने वाले सेलुलर एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे मटेरियल होता है, एक ऑर्गेनेल्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैटेगराइज यदि किया जाए तो उनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो एनिमल्स के अंदर, क्या, एनिमल्स के अंदर यदि हम न्यूक्लियस के बेसिस पे यदि कैटेगराइज करें एनिमल्स को, तो हम टू टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में, जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने के लिए मिल जाता है। वहीं शायद नीचे बोल रहा है कि हमारे पास बेसिस ऑफ द अब्सेंस एंड प्रेजेंट ना, अब्सेंट और प्रेजेंट के बेसिस पे देखा जाए किसके? न्यूक्लियस के। तो सेल को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? स्पेशली अनदर प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम न्यूक्लियस के बेसिस पे डिजाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? बोलता क्या है कि आखिरकार न्यूक्लियस होता क्या है? बोलता है क्या है कि स्पेशली द मोस्ट, ठीक, द मोस्ट इंटीग्रल कंपार्टमेंट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस, ठीक। यानी न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट है, वो क्या है? न्यूक्लियस है। किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर सबसे विशेष स्ट्रक्चर, सबसे स्पेशल क्राइटेरिया, सबसे स्पेशल कैटेगरीज या कह सकते हो सबसे स्पेशल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग किसी को गिना जाता है वो हमारा होता है न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। यानी सेल का जो ब्रेन है, सेल को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो मटेरियल चाहिए होता है वो कौन चाहिए होता है? हमको स्पेशली न्यूक्लियस चाहिए, ठीक। अब ये क्या करता है? यहाँ पे न्यूक्लियस की बारे में बात करते, तो हमने पिछले क्लास में बताया था, वैसे क्या बोल रहा है? न्यूक्लियस हमारे पास डिवाइड होता है लैटिन वर्ड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कैरन ऑफ ये नट के नाम से जानते हैं,
ठीक। आगे बोलता क्या है कि न्यूक्लियस देखा जाए तो क्या है, बोलता क्या है कि न्यूक्लियस जो हमारे पास है क्या है, ये चल क्या नहीं रहे भाई, ठीक। हाँ, इनको क्या हो गया, अच्छा हम भी कह रहे हैं क्या हो गया आपको, ठीक। जो न्यूक्लियस है स्पेशली यहाँ पे डिफाइंड एज ए डबल मेम्ब्रेन, ठीक। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, कहाँ पे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स के अंदर ये डबल मेम्ब्रेन में होता है और कंटेन करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को, मतलब आगे चल के जो डीएनए होगा, क्या होगा, डीएनए होगा, और स्पेशली कुछ लोगों में आरएनए होगा। इन आरएनए और डीएनए को कवर करने के लिए, कहीं ना कहीं खासकर डीएनए की बात करें, डीएनए को कवर करने के लिए हमारा न्यूक्लियस हमारे साथ रहेगा और अच्छे तरीके से मटेरियल को कंटेनिंग कराएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या डील होता है हमारे पास, और सिंपल बेसिस पे देखा जाए यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सही क्या, न्यूक्लियस जो होता है वो कन्फर्मली यदि देखा जाए तो कहाँ पे देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आगे यदि बात करते हैं सिंपल बेसिस पे, तो हमारे पास क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेशल कैटेगरी के साथ आएगा, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक के बाद जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें अनडेवलप कंडीशंस में, यानी सर्कुलर डीएनए, जो सर्कुलर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, केवल जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बात करें कि आखिरकार स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, हमको क्या मिलता है कि ये हमारे सेल्स के अंदर पाया जाने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, पहली बात। दूसरी बात कि स्पेशली इनके अंदर जो होता है मेम्ब्रेन के, इनके अंदर पूरा कंप्लीटली मेम्ब्रेन होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बधा होता है, जो स्पेशल मेम्ब्रेन के साथ आता है। उसके बाद जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक, वो साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है, और वहां से जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोपोर के द्वारा अंदर बाहर कर सकता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देते क्या है स्टूडेंट, आखिरकार हमारे अंदर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, सेल के अंदर मिलेंगे। सेल के अंदर कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम हमको दिखाई देंगे। उसके बाद बोलता है क्या है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा। जो प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के लिए रिक्वायर्ड होता है क्या, हमारा डीएनए, और डीएनए मिलेगा क्रोमोसोम्स के साथ, क्रोमोसोम पाया जाएगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट जो सेल्स होते हैं उनका डिफरेंट कंपोनेंट कंडीशंस होते हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या बोलता है, यहां से यहाँ पे बोल रहा है क्या, क्रिएशंस ऑफ डिफरेंट सेल्स, यहाँ पे कंपोनेंट्स, क्या कंपोनेंट्स ऑफ, क्या कंपोनेंट्स इन द एडिशन टू द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ, यानी रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ जब की बात करें, क्या, जब हमारे पास किसी भी सेल में जन्म हो रहा है, रिप्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो वहां भी हमको यहाँ पे न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो कैरियोकोनोसिस की एक्टिविटी है, क्या, साइटोकोनोसिस और कैरियोकोनोसिस की जो एक्टिविटी है, कैरियोकोनोसिस सही तरीके से बढ़ सके, हो सके, और उनके सेल के अंदर होने वाले जो हमारे पास पूरा सेल डिवीजन है वो संतुष्ट रूप से, यानी और डेवलप कंडीशंस में आगे की ओर ग्रो कर सके, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में क्या देखने हैं, फंक्शंस में देखने हैं नंबर फर्स्ट कि हमारे पास क्या होता है, जितने भी हेरिडिटिकल कंडीशंस होते हैं, क्या, हेरिडिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जितने भी आनुवंशिक इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, और स्पेशली सेल को ग्रोथ होने में और रिप्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है, कौन, हमारा न्यूक्लियस। आगे बात करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से कैसा होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के साथ पाया जाता है, और इनके बॉडी के अंदर क्या मिल जाएगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा जो सेल के अंदर होता है, मतलब इनके बॉडी के अंदर होते हैं। आगे बोलता है यहां पे स्टोरेज, कहता है कि इट इज नॉट जस्ट ए स्टोरेज कंपार्टमेंट,
ऑफ डीएनए, मतलब केवल डीएनए का, मतलब एक कह सकते हो केवल डीएनए का ये कंपार्टमेंट नहीं है जो स्टोरेज होगा, बट आल्सो यहाँ पे हैपेंस टू बी द होम ऑफ, क्या क्या बोल रहा है, द होम ऑफ सेम इंपॉर्टेंट सेलुलर इंस्पायरेशन, यानी केवल डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर केवल डीएनए ही नहीं पाया जाएगा, ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर केवल डीएनए ही देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसके अंदर सेलुलर इंस्पायरेशंस करने के जो डिफरेंट मटेरियल हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। क्या डीएनए के अलावा इनके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स में मटेरियल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे बोलता है यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट it is possible to duplicate one DNA in the nucleus, यानी जो हमारा डीएनए का डुप्लीकेशंस होते हैं, डुप्लीकेशन मतलब फोटोकॉपी होता है, तो फोटोकॉपी करने के लिए भी हमारे पास न्यूक्लियस वो प्लेस होता है जहां पे डीएनए की फोटोकॉपी होती है, ठीक। आगे बोलता है दिस प्रोसेस हैज बीन नेम्ड डीएनए रिप्लिकेशंस, जब फोटोकॉपी होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फोटोकॉपी होगा उसको रिप्लिकेशंस बोलते हैं, ठीक। क्या इसको हम लोग रिप्लिकेशंस बोलते हैं, बोलता क्या है, एंड प्रोड्यूसेस ऑन, यहां पे क्या बोलता है, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, ऐसा नहीं है कि फालतू कॉपी बनेगा, एकदम आइडेंटिफिकेशन के साथ आएगा, एकदम सुविधा के साथ आता है। मतलब एक कहानी छोटी सी याद आई, मैं एक बार फोटो कॉपी करा रहा था और फोटो कॉपी कराते कराते एक दादाजी आए और फोटो कॉपी करा लिए, और फोटो कॉपी कराने के बाद भाई साहब एक स्पेलिंग चेक कर रहे थे, मतलब कह रहे हैं बाद में फोटो कॉपी करने वाले को कि स्पेलिंग ठीक ठाक आल है ना, ठीक, बीच में कहीं गड़बड़ तो ना हुई ना, मतलब क्या है कि वो आइडेंटिकल नहीं था, यदि लेजर प्रिंटर और बाकी प्रिंटर होते तो वो आइडेंटिकल होता, तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि डीएनए रिप्लिकेशन तो होगा न्यूक्लियस के अंदर, डुप्लीकेट हो रहा है डीएनए, किस फॉर्म में, डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस में, स्पेशली क्या कर रहा है यहाँ पे, आइडेंटिकल की बात कर रहा है, यानी पूरी तरीके से वो पहले के जैसा ही होगा, जस्ट फोटोकॉपी होगा, ठीक, डीएनए का, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट्स, 5वें पॉइंट बोले, ये प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल क्रॉप्स, ठीक, सॉरी, टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द बॉडी आर होस्ट, क्या, आर होस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन सेल डिवीजन, यानी सेल जब डिवीजन होगा तो क्या करेगा, टू कॉपी बनाएगा, क्या करेगा, टू कॉपी बनाएगा, पहला कॉपी जैसा होगा, कैसे जैसा होगा, होस्ट के जैसा होगा, और दूसरा जो कॉपी होगा वो किसका होगा, हमारे पास न्यू सेल का होगा, जो उस कंडीशंस में क्या बन रहा होगा, ठीक। ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे पास जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रहा होता है तो जो हमारा पहले से न्यूक्लियस होता है वो डीएनए की 2 फोटोकॉपी तैयार करता है, क्या, डीएनए की 2 फोटोकॉपी तैयार करता है, स्पेशली कैसे, जैसे उसके होस्ट की डीएनए की फोटोकॉपी था, यानी होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के जैसा ही डबल डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो निकाल के दे देता है, कब, जब सेल डिवीजन होगा तब, ठीक। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे सेकेंडली, यानी उसके बाद क्या हमारे पास होता है, इस जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बोलता है द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी अभी ट्रांसलेशन को देखे, ठीक, क्या देखे, किसको किसको देखे, यहाँ पे रिप्लिकेशंस को देखे, ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे, ट्रांसलेशन की भी अभी बात करेंगे आगे, ठीक। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का वो क्या होता है, साइट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थान होगा, क्या होगा, स्थान होगा। आगे बोलता है ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए से, यानी डीएनए से यहाँ क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक। आगे क्या कहता है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लॉट लाइक क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ इंडिविजुअल पेजेज, यानी यहाँ पे ढेर सारी कॉपी बनाएगा, किसकी, इंडिविजुअल पेजेस की। जैसे चाहते हो कि हमारे पास एक किताब है जिसमें 10 पेज हो, अब हमको चाहिए क्या कि दूसरे वाले पेज का 10 पन्ना चाहिए, तो वो ऐसे काम करने के, और बाकी सबका एक एक पन्ना, जैसे अभी जाते हो ना
कोई बोले कि जाओ भाई साहब आधार कार्ड की 2 कॉपी, पासपोर्ट साइज की जो फोटो लिए उसकी 2 कॉपी एंड बाकी पैन कार्ड और बैंक पासबुक का 1 कॉपी, तो पर्टिकुलर क्या 1 कॉपी क्या आइडेंटिफिकेशन के साथ आ रहा है, मतलब यहाँ क्या इंडिविजुअली पेजेस जो होते हैं, इंडिविजुअली पेजेस को कॉपी जब होगा बायोलॉजी में, ठीक, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन भाई साहब कर रहे हैं। वहां पे रिप्लिकेशन नहीं, रिप्लिकेशन का मतलब मशीन में लगाए 2-4 बोल दिए, वो करके फटाक 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 दे दिया, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होगा, इंडिविजुअली करेंगे, जिसको चूज किया जाएगा वो ज्यादा कॉपी तैयार कर सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहां पे बनेगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर बनेगा। कहां पे? ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बनेगा सेल कंडीशंस में। आगे क्या बोल रहा है 9 नंबर पे, बोलता है जस्ट सेंट्रल, क्या यहाँ पे सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल रूल ऑफ बायोलॉजी स्टेट द डीएनए इज कॉपीज इनटू आरएनए एंड देन प्रोटीन्स। यानी हमारे पास क्या होता है, कॉपीज बनाएगा ढेर सारा, डीएनए का, डीएनए जो कॉपी बनाता है किसका, आरएनए का बनाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है, इनटू आरएनए, यानी आरएनए से हमारे पास डीएनए की कॉपी बनेगी और आगे चल के क्या बनेगा, ढेर सारा प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन के सिंथेसिस में सबसे ज्यादा काम करता कौन है, आरएनए करता है। ठीक, उसके बाद एसआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हो, ये आपके साथ हम फिगर शेयर कर रहे हैं। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में मैंने 3 अलग अलग फेज में फिगर दिया है। थोड़ी सी हम आपकी जो लाइट्स हैं उसको कम करते हैं, शायद बलू कम काला दिखे तो कैसे। ठीक, अब देखो काला नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक, नो कमेंट। इधर आगे देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमको 3 फिगर दिखाया गया। तीनों फिगर करने का मतलब क्या था, बेसिस हमको बताने थे। ठीक, सबसे पहले फिगर की बात करें, क्या सबसे पहले फिगर की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट फिगर में क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये जो फर्स्ट फिगर है, ठीक, क्या है, ये जो फर्स्ट फिगर हमको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फिगर में हमारे पास सिंपल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक, हमारे पास न्यूक्लियर पोर पाए जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस बीच में होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर पाया जाना होगा, क्रोमेटिन मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा ढेर सारा, एंड यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से अटैच होगा। पहला फिगर। दूसरे फिगर में हम यदि हम इसको टीएस लेते हैं, ठीक, ये वीएस था, ये टीएस लेते हैं, तो टीएस में हमको क्या दिखाई देगा, इसको ध्यान देना, क्या टीएस में क्या दिखाई देगा, हमको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिखाई देंगे। ये क्या है, ये हमारे किसके, एटीएस के राइबोसोम्स होंगे। ठीक, राइबोसोम पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोलस जो होगा वो कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस बीच में देखने के लिए मिल रहा है, एंड क्रोमेटिन हमारे यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स में देखो ढेर सारे क्रोमेटिन ऐसे पाए जा रहे हैं। क्या, ढेर सारे क्रोमेटिन हमारे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रहे हैं, एंड इनके बॉडी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। हमने बताया था पहले क्लास में कि सेल के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्म को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्म को मैट्रिक्स बोलते हैं। डाउट्स नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ मिल जाएगा न्यूक्लियर पोर और लास्ट में न्यूक्लियर एनवलप। ठीक, एनवलप की बात करें तो एनवलप में हमको मिल जाएगा, यानी पूरा एक लेयर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये हमारा डिटेल स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर का हमारे पास मेम्ब्रेन होगा, कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। एक हमारा जो लेयर दिखाई दे रहा है ये आउटर लेयर, जिसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं। ये जो लेयर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड लेयर बोलते हैं। ठीक, 2 लेयर देखने को मिल जाएगा, और बीच में जो बॉडी दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस बोलते हैं सेंट्रल पार्ट्स में, और इसमें पूरा लिक्विड भरा होगा, इसके बॉडी में पूरा लिक्विड भरा होगा जेली जैसा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। आगे यहाँ पे क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर्स के ढेर सारे, क्या नेट लाइक स्ट्रक्चर्स के ढेर सारे क्या मिलेंगे, क्रोमेटिन दिखाई देंगे। इस क्रोमेटिन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 टाइप्स का होगा, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कब, जब सेल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा तब, मतलब इनमें ये एक्टिव कंडीशन में नहीं होते। यूक्रोमेटिन जो होगा वो एक्टिव कंडीशंस में होगा, और वो पार्टिसिपेट करेगा कब, जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रहा होगा तब। किस बेसिस पे, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। ठीक, आगे बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम चिपके होंगे किसके, उसके सरफेस पे, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होगा। किस लिए, वहां पे प्रोसेस जितनी मटेरियल्स होते हैं उनको आवाजाही के लिए, यानी सेलेक्टिव मटेरियल्स को एक सेल से प्लाज्म के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन कम्युनिटी होती है उसको बनाए रखने के लिए। ठीक, बाकी बातें
आगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम इसको गोरा कर देते हैं, चमका देते हैं, नहीं तो फिर हम तो भाई साहब ब्लैक ब्लैक ही दिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास होता है न्यूक्लियोलस। किसकी? अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियस की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे सिंपल बेसिस पे जो न्यूक्लियस होता है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल्स में। यानी जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। किसका? न्यूक्लियोलस का। स्पेशली इनकी बात करें तो ये हमारे साथ बोलता है प्राइमरली इट पार्टिसिपेट की बात कर रहा है, पार्टिसिपेट इन असेंबलिंग द राइबोसोम। यहां पे अल्टरनेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड यहां पे सिंगिंग सेलुलर स्टेज। यानी स्पेशली ये आरएनए की जो फंक्शंस हैं, ठीक, क्या आरएनए की फंक्शंस हैं या अल्टरनेशन ऑफ ट्रांसफर डीएनए आरएनए है, इसको सही तरीके से चलाने के लिए, इसको बताने के लिए हमारा न्यूक्लियोलस काम करता है। एक लाइन में बोला जाए तो न्यूक्लियोलस ना होता तो न्यूक्लियस का क्या होता? ठीक, तो समझ जाओ इसको। आगे बोल रहा है कि न्यूक्लियस कंपोज होता है किससे? आरएनए से कंपोज होता है और प्रोटीन से। तो बता देना कभी बना होगा किससे? आरएनए और प्रोटीन से होता है। और क्या बोल रहा है? स्पेशली इसके चारों तरफ अराउंड में क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोमल रीजन। यानी अराउंड में क्या होगा? क्रोमोसोम ढेर सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। बना होगा आरएनए और प्रोटीन से। ये एमसीक्यू यहां से आएगा, बच के रहना। ठीक, देखो ये एमसीक्यू बात बीच बीच में बता रहे हैं। वैसे आपको जब हम कराएंगे लाइव सेशंस में एमसीक्यू, तब आप तो वहां पे तो अच्छे से सेल पूरा पढ़ा दे रहा हूं। 22 क्लास लगेगा सेल का। कितना? 20 से 22 के अंदर 22 पॉइंट्स में हम पूरे सेल को पढ़ेंगे और जेनेटिक्स को पढ़ लेंगे जो सेल से रिलेट करता है। ठीक, वो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, तो हम उसको सेल के अंदर का जब पढ़ रहे होंगे तो पूरा जेनेटिक्स देखेंगे और सेल को भी देखेंगे। स्पेशली पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट होता है 20 से 22 लेक्चर क्लासेस में। ठीक, वो पूरा सीरीज अपलोड होगा। अब उसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये स्पेशली एक कंपोनेंट्स है किसका? न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट्स ही है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इसमें बोला है द चेन ऑफ आरएनए डीएनए। ठीक, आरएनए एंड डीएनए का एक चेन होता है और स्पेशली ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाता है किसका? हमारे न्यूक्लियस का। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां पे बोलता है क्या? बोलता है द मेन कंपोनेंट्स। क्या? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोलस आर, यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यानी कभी कभी पूछे कि केमिकली बेसिस पे कौन कौन होगा, तो बताना क्या कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होगा। किसके बेसिस पे? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दूसरा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और साथ में तीसरा क्या बता होगा हमारे साथ? प्रोटीन भी लगा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे नंबर पे क्या आता है? बोलता है क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोलस। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स करना है किसके बॉडी के अंदर? हमारे न्यूक्लियोलस करनी है। नंबर फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। बोलता क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्या इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियोलस हैज ए वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। यानी काफी सही संरचना देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली यहाँ पे 4 मेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, यानी 4 ठो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। बोलता है द कंपार्टमेंट कैन बी फर्दर आइडेंटिफाइड एज। यानी 4 कंपार्टमेंट मिलेगा और चारों कंपार्टमेंट को हम बारी बारी से डील करते हैं। आ जाओ आ जाओ। फाइबर, यहाँ बोलता है क्या है? फाइबर सेंटर्स, यानी फाइबर्स के ढेर सारे सेंटर दिखाई देंगे। बोलता क्या है? बोलता है इट इज द प्लेस वेयर द राइबोसोमल प्रोटीन आर फॉर्मेड। यानी जहां पे राइबोसोमल प्रोटीन की निर्माण फैक्ट्री होती है, वहां पे हमारा क्या मिलेगा? फाइबर सेंटर मिलेगा। दूसरा क्या? यहाँ पे ग्रेनुअल कंपार्टमेंट। क्या? ग्रेनुलर कंपार्टमेंट की बात कर रहा है। हमारे पास मिलेगा बिफोर राइबोसोम फॉर्मेशन। यानी जब हमारे पास राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, तो बोलता क्या है? इस कंपार्टमेंट को बोलता क्या है कि इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर राइबोसोम एज बाइंड राइबोसोम प्रोटीन्स। यानी राइबोसोम प्रोटीन्स जब हमारे पास क्या? राइबोसोमल प्रोटीन्स हमारा बन जाएगा, बनने के बाद हमारे पास वो आगे बढ़ेगा यहाँ पे आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। स्पेशली यहाँ पे राइबोसोमल प्रोटीन के साथ बन जाएगा।
उसके बाद मतलब बाइंड्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अगला कह रहा है कि डेंस, यहाँ पे क्या है, डेंस की बात कर रहा है, डेंस फाइब्रिलर। ठीक, फाइब्रिलर की बात कर रहा है। कंपार्टमेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यू ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए, यानी नया नया जो बना बना ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए होगा, विच यहाँ पे कनेक्ट करेगा किसके साथ, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ, यानी राइबोसोमल प्रोटीन के साथ नया नया ट्रांसक्रिप्टेड जो हमारा आरएनए होगा वो बना के क्या बन जाएगा, आरएनए। देखो आएगा क्या, आरएनए आएगा। ठीक, ये यहाँ मिलेगा, मिलने के बाद क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। आगे कहता है लास्ट में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोलर, क्या न्यूक्लियोलर वैक्यूल्स देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, ये केवल प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में नहीं होगा। मतलब एमसीक्यू यहां से भी बनेगा। क्या बनेगा, एमसीक्यू यहां से भी बनेगा कि हमारे पास स्पेशल न्यूक्लियोलर जो वैक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है कहां पे। तो भाई साहब गलती तो करोगे, ये तो कंफर्म है, इसलिए बता रहा हूं कि इस पॉइंट्स को नोट कर लेना कि हमारे पास 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं किसमें, स्पेशली अपने पूरे के पूरे हमारे न्यूक्लियस के अंतर्गत, लेकिन कहाँ पे वो मिलते हैं, सारे के सारे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंट कैटेगरी में। यानी प्लांट सेल पाया जाएगा तो प्लांट सेल में हमारे पास वैक्यूल मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल होगा तो उसमें वैक्यूल एब्सेंट होगा। ये चीज ध्यान देंगे। ठीक, अब बात करते हैं अगले फीचर्स की। तो अगला फीचर्स हमारे पास क्या आता है, बोलता है क्या, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की बात करें, बोलता है क्या है, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियोलस कैन बी इजीली विजुअलाइज्ड, कहते हैं विजुअलाइज्ड थ्रू ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी हमको अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना हो किसके, न्यूक्लियोलस की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, विजुअलिटी जो होगी वो कहां से आएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो हमारे पास तो है नहीं। ठीक, क्या हमारे पास तो है नहीं, हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में, ठीक, ये पूरा पूरा पार्ट देखने के लिए मिल जाए। ठीक, आगे केसेस की बात करते हैं। बोलता है क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस विद इन द सेल कैन बी केयरली स्टडीड बाय द टेक्निक्स। ठीक, हम लोग टेक्निक करेंगे। ठीक, हमारे पास फ्लोरोसेंस और रिकवरी आफ्टर फोटो लाइटिंग जो हमारे पास मटेरियल होगा उसके, एंड हमारे पास प्रोटीन और टैगिंग जो होता है उनसे। यानी यहाँ पे फ्लोरोसेंस और रिकवरी मटेरियल के साथ साथ हमारे पास क्या हो, यहाँ पे यहाँ पे फ्लोरोसेंट और प्रोटीन टैगिंग होगा, उनके द्वारा हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्लियर तरीके से, किसका, स्पेशली न्यूक्लियोलस का। आगे बोलते हैं न्यूक्लियोलस की प्लांट स्पीसीज की बात करें तो प्लांट स्पीसीज में जो कंसंट्रेशन, यानी प्लांट स्पीसीज में जो न्यूक्लियोलस मिलता है उनके कंसंट्रेशन में जो आयरन होता है वो काफी ज्यादा मिल जाता है। क्या, आयरन काफी ज्यादा मिलता है किसके कंडीशंस में, स्पेशली ह्यूमन। क्या बताया यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहां से भी एमसीक्यू बनेगा। कौन सा मेटल है, Fe है, रोल नंबर 26। ठीक, आगे फंक्शंस की बात करें, क्या करता है, करता क्या है, बोला न्यूक्लियोलस, ठीक, कंसीडर करता है ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस का दिमाग है, ये काम नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। ये स्पेशली 25% वॉल्यूम को कवर करता है, किसके, न्यूक्लियस के, किसके, न्यूक्लियस के 25% वैल्यू को कवर करता है। और ये स्पेशली क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ सब यूनिट, दैट यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स के सब यूनिट है जहां से राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। जो हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल भी कवर करेगा। एंड हमारे पास प्रोडक्शन में भी किसके, राइबोसोम, किसके बॉडी में, यूकैरियोटिक सेल के बॉडी में प्रोडक्शन करेगा, किसका, स्पेशली यहाँ पे राइबोसोम का प्रोडक्शन करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। कौन, हमारा न्यूक्लियोलस। ओके, अब थोड़ा सा आ जाओ इधर आ जाओ। डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस की बात करें, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज, ये स्मॉल साइज। ठीक, इसके ऊपर लेयर पाया जाएगा, इसके ऊपर नो लेयर। ठीक, इसके ऊपर क्या क्रोमोसोम पाया जाएगा,
इनके बॉडी में एनी, क्या बोल रहा है, नॉट होल्ड एनी क्रोमोसोम, हमारे अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि इट इज रिच इन डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, ठीक, इनमें जेनेटिक मटेरियल और इनमें जेनेटिक मटेरियल का पप्पा, यानी इसको आरएनए बोलते हैं, ये पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में होता है, ठीक। तो यहाँ पे डीएनए मिलेगा, यहाँ पे आरएनए मिलेगा। कभी पूछे कि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए होता है, हाँ होता है, लेकिन कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, कोई डाउट नहीं ना, ठीक। अब चलते हैं आगे, ठीक। ये देखो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एक हमने न्यूक्लियस का फिगर दिया है, ठीक। इस न्यूक्लियस फिगर को आप देखो, ये हमारा पूरा जो पार्ट पाया जा रहा है क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, ये जो पूरा फिगर है ये क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब इसके पास ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किसका है, ये हमारा पास पाया जा रहा है न्यूक्लियोलस, किसका है, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद देखो यहाँ तीन चीजें मिलेंगी, पहला हमारे पास फाइब्रिन सेंटर मिलेगा, एक छोटा सा सेंटर मिलेगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास डेंस फाइब्रिन सेंटर मिलता है, कंपार्टमेंट जो छोटे छोटे। उसके बाद हमारे पास क्या था, ग्रेनुलर था, क्या था, ग्रेनुलर था, ग्रेनुलर कंपार्टमेंट दिखेगा, छोटे छोटे हमारे कंपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तीन तो एनिमल सेल में मिलेगा और एक लास्ट होता है वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे पाया जाएगा, ये चौथा होगा। यानी हमने क्या देखा, हमने पहला देखा, हमने दूसरा देखा, हमने तीसरा देखा, हमने चौथा देख लिया, यानी चार पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये हमारा है न्यूक्लियोलस, ठीक, ये हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के छोटे से बॉडी के बीच में हमारा न्यूक्लियोलस। पहला राइबोसोम हमारा असेंबल होता है कहां पे, जो ग्रेन्युलर कंपार्टमेंट होता है, यानी ग्रेन्युलर कंपार्टमेंट पहले तीसरे कंपार्टमेंट में हमारा क्या होगा, राइबोसोम को असेंबल किया जाएगा। उसके बाद फाइब्रिलर और सेंटर जो होता है वहां पे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या होता है हमारे पास, ये जो सेंटर है यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास आरएनए होता है, क्या आरएनए जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास डेंस फाइब्रिलिन कंपार्टमेंट होता है, इसके बाद क्या, प्री आरएनए प्रोसेसिंग होगा। यहां पे हमारे पास क्या होगा, स्पेशली इसको बोलते हैं प्री आरएनए, क्या, प्री आरएनए प्रोसेसिंग होगा, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलते हैं आगे वाले पार्ट पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमारे पास क्या बोलता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, किसका, यहाँ पे ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का, क्या, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का नेटवर्क पाया जाएगा बड़ा सा, और जो प्रेजेंट होता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, किसके बॉडी में, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसा देखने का मिलेगा, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो फॉर्म में मिलेगा, कौन कौन, पहला फॉर्म होगा जहां पे राइबोसोम पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, RER बोलते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और दूसरा सेकेंड सरफेस होगा जो स्मूथ होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे वही बोल रहा है कि लेटर इसे बोलते क्या क्या है, पहले वाले को बोलेंगे, सॉरी स्मूथ वाले को बोलेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका सरफेस स्मूथ होगा, मुलायम होगा, और जिसमें हमारे पास राइबोसोम स्टैंडिंग करेंगे, पाए जाएंगे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको दूसरे फॉर्म को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बोलता है क्या है, ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कंटीन्यूअस फोल्डेड स्ट्रक्चर्स के साथ, जो जुड़ा होता है कहां पे, यहाँ पे बाहर की ओर, किसके, आउटर लेयर बोल रहा है, आउटर लेयर किसके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे हमारा मेम्ब्रेन, सॉरी ये फोल्डेड मेम्ब्रेन जुड़ा होगा, जो किसका होगा, ER का होगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। ये हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्सपेक्ट की बात कर रहा है, ये कहां पाया जाता है, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा, ठीक, एक्सिप्ट की बात कर रहा है, एक्सिप्ट फॉर, ठीक, स्पर्म सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। द यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्जॉर्ब की बात करें, एब्जॉर्ब इज एवरी अदर टाइप्स ऑफ यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के जो अदर्स
अदर सेल्स या यूकैरियोटिक्स टाइप के जितने भी हमारे सेल्स होते हैं सभी सेल्स में ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो हमारे पास क्या है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है मेम्ब्रेन का। तो ये देखो, यही जो मेम्ब्रेन था, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा ना, यही पूरा जो मेम्ब्रेन है, यही फोल्डेड मेम्ब्रेन है जो हमारे पास आगे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे देखने में क्या मिलेगा कि ये जो हमारा पार्ट, बॉडी पार्ट है, ठीक, क्या मिलेगा, ये हमारा न्यूक्लियर, और ये पूरा हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा न्यूक्लियर का बाहर का लेयर हो गया, न्यूक्लियर जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं तुम लोग। ठीक, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास ढेर सारे क्रिस्टिया पाए जाएंगे, ये क्रिस्टियर स्पेस होता है, बीच में जगह होगा। ठीक, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इतना जो पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को ध्यान देना, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं RER, ठीक, RER यानी इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, किसमें, राइबोसोम पाए जाते हैं। शायद कुछ उल्टा हो गया क्या, ठीक, हाँ एक जगह मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा तो सुधारना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बेटा, देखो ये मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसको बोलते हैं RER, ठीक, और इसको बोलते हैं SER। ठीक, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के होंगे। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा पाया जाएगा जो कैसा होगा, यहाँ पे नॉर्मली स्ट्रक्चर्स होंगे जो क्रिस्टी के साथ राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिकुलम एंड ट्यूब्यूल के साथ हमारे पास क्या होगा, राइबोसोम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिकुलम। तो कभी पूछे कि राइबोसोम के क्रिस्टी पे कौन सा पार्ट्स होगा, ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बोले, जिसको सिस्टी बोलते हैं। ठीक, तो सिस्टीज एंड हमारे पास यहाँ पे ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम नहीं होते इसलिए उसको स्मूथ बोलते हैं। और हमारे पास जो हमारा सिस्टी होता है, ये इसको सिस्टनी बोलते हैं लोग। ठीक, जहां पे हमारे पास राइबोसोम पाया जाएगा इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। यहां से क्या बोल रहा है, हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक, राइबोसोम दिख रहा है कौन सा, रफ वाला भी और स्मूथ वाला भी। ये दोनों स्ट्रक्चर्स रफ और स्मूथ प्रॉपरली हर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बोल रहा है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वही चीजें हैं रफ, और यहाँ पे ये कैसा होता है, ये एक शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब बड़ा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा। बोलता क्या है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज शेप लाइक ए सेक, यानी थैला जैसा होगा। ठीक, इसमें ER जो होता है वो टू कैटेगरी का होगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग कंडीशंस पे। ठीक, नंबर फर्स्ट देख लेते हैं जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलता क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो उसके पूरे के पूरे जो उसके नेमिंग किया गया है वो उसके सरफेस के वजह से किया गया है। किसके, सरफेस के वजह से किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पे सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। कहां पे, स्पेशली इसके आउटर सरफेस पे। क्या, आउटर सरफेस पे। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है एंड सीक्रेट करता है किसको, प्रोटीन को। कहां पे, इन लिवर में। ठीक, हार्मोन एंड अदर जो सबस्टेंस होते हैं उनको भी सीक्रेट करता है। कहां पे, ग्लैंड कंडीशंस में। यानी ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और सीक्रेट भी करेगा। क्या, स्पेशल प्रोटीन किसमें, लिवर सेल्स में। एंड हार्मोन्स भी का सीक्रेशन करेगा। कहां पे, स्पेशली ग्लैंड सेल्स में। कौन सा ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ही ठीक हमारे पास हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं करते, वो एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। ओके, उसके बाद बोल रहा है अगला नंबर 4 बोल रहा है कि रफ ER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास स्पेशली सेल्स में, सेल के बॉडी, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ही कंप्लीट कराने के लिए जिम्मा रखते हैं। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस को कराने का जिम्मा रखते हैं। ठीक, सचेज यहाँ पे क्या, इसको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या, हेपेटोसाइट कंडीशंस में। आगे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स में देखें तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है हमारे पास कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे पास
हैंड जैसा, अदर हैंड जैसा यानी उंगली जैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, और इस पे राइबोसोम कैसा होगा, नहीं पाया जाएगा। ओके, दूसरा कह रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास कैसा होता है, यहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में रिकमेंड करता है। आगे ये पार्टिसिपेट करता है किसको, प्रोडक्शन कराने में, फास्फोलिपिड। तो एमसीक्यू यहां से भी बनेगा, याद रखना एमसीक्यू यहां से भी बनेगा कि हमारे पास फास्फोलिपिड का प्रोडक्शन कौन करता है, तो बता सकते हो क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, वो हमारे पास फास्फोलिपिड का सिक्रेशन करता है। आगे ये स्पेशली यहाँ पे जो चीफ लिपिड्स इन सेल्स मेम्ब्रेन एंड हमारे पास इनिशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का चीफ लिपिड होता है उसका भी फॉर्मेशन कौन करता है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। आगे बोलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्पेशली अलग अलग ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, गोल्जी अपर्चर को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करते हैं तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, दोनों को हम फंक्शंस में देख लेते हैं अलग अलग। ठीक, पहला फंक्शन हमारे पास किसका है, स्मूथ का है। कह रहा है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, सिंथेसिस ऑफ लिपिड के, यानी लिपिड के सिंथेसिस करेगा। ठीक, सजे फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल के साथ, यानी फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कह रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन एंड सिक्रेशंस के लिए किसके, स्टेरॉइड के, किसके, स्टेरॉइड के। तो स्टेरॉइड का जो प्रोडक्शन होगा और जो सिक्रेशन होता है उसका कौन काम करेगा, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से भी एमसीक्यू बनता है। ठीक, यहां से भी एमसीक्यू बनता है कि हमारे पास बताओ जो स्टेरॉइड है, जो हार्मोन्स हैं वो कहां से निकल रहे हैं, वो हमारे पास सिक्रेशन होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, बोलता क्या है, बोलता है इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, हमेशा की तरह फिर रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। यानी बता लो भाई एक और काम हो गया इसका, यानी कार्बोहाइड्रेट को भी क्या करेगा, मेटाबॉलिज एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करेगा। रहा नहीं गया, एक और काम ले लिया। ठीक, आगे बोल रहा है कि लास्ट पॉइंट कह रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है और रिलीज करता है किसको, कैल्शियम आयन को, 2+ आयन। इस चीज को याद रखना, याद रख के आना। 2+ आयन कहाँ स्टोर होगा, हमारे सेल के अंदर, स्पेशली हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमारा पूरा का पूरा कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं ये कहाँ यूज होता है, ये स्पेशली क्यूट करता है कहाँ पे, इंपॉर्टेंस फॉर नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होगा एंड जो हमारे मस्कुलर सिस्टम्स होते हैं उसमें भी हेल्प करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान देना, कभी पूछे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो नर्वस सिस्टम्स और मसल सिस्टम्स के लिए काम करता है, तो आप बता सकते हो कि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो वर्क कर रहा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, कहता है कि ये स्पेशली फंक्शन करता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ध्यान देना, ये भैया प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और दूसरा प्ले रोल करता है किसके लिए, प्रोटीन स्पेशल फोल्डिंग के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा, प्रोटीन को फोल्डिंग भी करेगा, एंड ये क्वालिटी कंट्रोल करता है किसको, यहाँ पे स्पेशल क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है। यहाँ पे किसके, रीडिंग करने के लिए, रीडिंग करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग, यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन का सही तरीके से मात्रा जो फोल्डिंग हो पाए उसका भी काम कौन कर रहा है, चेकआउट का, वो भी हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है, आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा तो क्या करेगा, प्रोटीन की फोल्डिंग करेगा और उनको क्या करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टोरिंग की बात करते हैं, स्टोरिंग भी करेगा
और वहां पे फोल्डिंग भी करेगा। कौन? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, ठीक। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया ये पार्ट 2 में देंगे। ठीक, वैसे 1 घंटे का वीडियो हो गया है, आप 1 घंटे लगभग हो गया होगा हमको लगता है, तो 1 घंटे ने आप पूरा वीडियो वॉच कर लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाकी के ऑर्गेनेल्स आगे हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।